कभी आपने सोचा है कि जब सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है या किसी भी ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं तो वे आपके गिरते क्यों नहीं है? जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो चक्कर लगाते लगाते आपके सूर्य के पास क्यों नहीं चली जाती? आपका जो चंद्रमा है वो सूर्य, आपके जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करते करते वो आपके पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं जाता? आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार आया है? और यही विचार आपके न्यूटन के विचार में भी आया था जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जब उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा तो उसने सोचा कि ये सेब है वो नीचे आकर क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? और इसी की सोचने उन्होंने 1687 में यानी कि 1687 में आपके ग्रेविटी की खोज की। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और ये हमारी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, लगभग 3 क्लासेस में ये आपका टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ग्रेविटी क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय अधीन के आपके जब ग्रेविटी होती है, जब ग्रेविटी के अधीन आपका कोई वस्तु गति करता है, उसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं बड़े ही शानदार न्यूमेरिकल आते हैं, उनको हम देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, केपलर के नियम क्या होते हैं, पलायन वेग क्या होता है, एक ग्रह दूसरे ग्रह में कैसे परिक्रमा करता है, गिरता नहीं है, सारे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए बेस्ट 5000 की सीरीज। पहले मैं आपको थ्योरी करवाता हूं आपके रेलवे के लिए जो कि सफिशिएंट है, और फिर मैं आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे संबंधित रेलवे भर्ती परीक्षा में लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने करवाता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटी होती क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला जो बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। और बात करें ग्रेविटी की, यह आपके जो ग्रेविटी होता है, मैंने आपको 4 मूल बल बताए थे प्रकृति के अंदर, उनमें से आपका एक होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होता है, इसकी रेंज जो होती है, रेंज है ना, वो आपके क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, 4 मूल बल होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, उनमें जो रेंज होती है, परास होती है, सबसे ज्यादा आपके ग्रेविटी की होती है। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है ये उन 4 बलों में से सबसे वीक बल होता है। यानी कि आपके जो 4 मूल बल होते हैं उनमें से आपके सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे वीक जो फोर्स होता है वो आपका होता है ग्रेविटी। ये आपकी थोड़ी सी बात थी ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज आपके 1687 में, ये प्रश्न आपका आ चुका है, इसकी खोज 1687 में आपके जो न्यूटन भाई साहब थे इन्होंने की थी। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने आपके गति के नियम भी 1687 में दिए थे, और उनके साथ ही यानी कि आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है, उन्हीं के साथ साथ आपका जो ग्रेविटी था उसका भी आप ग्रेविटी का सिद्धांत आपके 1687 में न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में। पहला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी का सार्वत्रिक नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उससे आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको आप, इनके बारे में देखिए, एक चीज और बता दूं मैं, देखिए वो आपके सार्वत्रिक नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर उनके बारे में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें ना वो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, इसलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यूटन से पहले कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिसने आपकी ग्रेविटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर आपको इसको रिमूव कर देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में आपको न्यूटन से पहले बताया था। न्यूटन बाद में आया था, न्यूटन से पहले भारत के कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो पहला जो आदमी था वो आपका था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम तो आपने सबने सुना होगा, ये भारत के बहुत ही फेमस आपके वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने आपके ग्रहों की गति समझाने के लिए भूकेंद्रीय मॉडल दिया था। ठीक है, पूछ सकता है भूकेंद्रीय मॉडल। ठीक है, भू केंद्रीय मॉडल किसने दिया था? ठीक है, तो
तो यह आपको ध्यान रखना है। भूकेंद्रीय मॉडल दिया गया था वो आपके आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में दिया गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी में भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके भूकेंद्रीय मॉडल दिया था और उनका नाम था आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्ट को तो आप सब जानते हैं, बड़े फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक और वैज्ञानिक है जिनका आपको ध्यान रखना है, भास्कराचार्य। क्या नाम रखना है? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ये भी भारत के वैज्ञानिक थे और भास्कराचार्य ने न्यूटन और केपलर के नियम से 500 साल पहले ही अपना एक नियम दिया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने देखिए क्या क्या किया था। उन्होंने आपके सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी की त्रिज्या और परिधि की गणना कर ली थी इन्होंने। ठीक है, आपके भास्कराचार्य थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम था? सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक लाइन रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के पेपर मैंने देखे हैं ग्रुप डी के, एक लाइन यो की यो आपके आई गई है। इसलिए अगर आप कोई बुक आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी पढ़िए, लूसेंट टूसेंट मत पढ़िए, साइंस के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपके भास्कराचार्य थे, उन्होंने आपके बुक लिखी थी, इसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि और इसमें इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या भी ज्ञात कर ली थी। पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, इसको भी कैलकुलेट कर लिया था। और इसके अलावा जो आपकी परिधि होती है ना, परिधि। ठीक है, तो परिधि को भी इन्होंने ज्ञात कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिन्होंने 5वीं शताब्दी में या 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, अच्छा ये 5वीं शताब्दी के आसपास भूकेंद्रीय मॉडल दिया था, तो वे थे आर्यभट्टा। लेकिन आपके लगभग 1000 शताब्दी, वो 1000वीं ईस्वी का मतलब है जब आपके न्यूटन ने 1687 में दिए थे, उससे 500 साल पहले आपके वैज्ञानिक जिसका नाम था भास्कराचार्य, और भास्कराचार्य ने आपके पृथ्वी की त्रिज्या और परिधि के बारे में कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी कि पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, उन्होंने पहले आपके ज्ञात कर लिया था। ठीक है, हमारे देखिए भारतीय वैज्ञानिक कितने आगे रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है उसके बाद आपके केपलर आए थे, केपलर नियम हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका न्यूटन था, न्यूटन ने आपके ये नियम दिए थे। तो चलिए अब हम पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक कर लिया होगा क्योंकि ये छोटा चीज है। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, यानी कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। देखिए यहां पर आपके न्यूटन ने यह कहा कि आपकी आपके जो विश्व है, पूरा संसार है, इस पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि विश्व की जो भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना ये जो दो वस्तुएं बोलो ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न ऐसे आता है कि जो ग्रेविटी होती है वो कहां पर लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, है ना, संसार में, इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सबके ऊपर आपका ग्रेविटी काम करती है। जैसे मेरे और इस बोर्ड के बीच, मेरे पृथ्वी के बीच, मतलब कोई भी आप पेयर ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उनके बीच हमेशा आपके ग्रेविटी काम करते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि आपके संसार की सभी वस्तुएं हैं, है ना, जो पेयर के रूप में है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आपका आकर्षण बल लगता है, ठीक है, वो आपके उनके द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है। मतलब उनका जो मास होता है ना, यानी कि जो आपका बल लगता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब मैं मान लेता हूं कि एक का जो द्रव्यमान है वो m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार कि उनका जो लगने वाला जो आकर्षण बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यही जो आकर्षण बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपका 1/r²। ठीक है, यह बात समझ आई या नहीं आई? यानी कि ये ऐसे बात कहना चाहता है कि मान लीजिए दो आपके कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है,
r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, d डिस्टेंस पर, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, d डिस्टेंस पर रखे गए हैं दो ऑब्जेक्ट, और उनके अगर मास है, एक का m1 है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है, वो आपके इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को आपस में मैं मर्ज कर देता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहां पर आपका ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाते हैं, इक्वल यानी कि समान का निशान लगाते हैं इक्वल का, तो F बराबर यहां पर आएगा कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पर कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, ये आपका होता है कैपिटल G। m1 m2 आपको पता है, r आपको पता है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये यहां पर ये G आ गया ना, इस G के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पूछे गए थे 2018 वाली आपकी भर्तियों में। कैसे, पहला प्रश्न जो पूछा गया था या इसके ऊपर कि कैपिटल G होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना कैपिटल G होता है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा प्रश्न, इसकी खोज का मतलब इसका जो वैल्यू ज्ञात किया था कैपिटल G का, वो किसने ज्ञात किया था, तो इसकी जो वैल्यू ज्ञात की थी वो आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी वैल्यू है वो यहां पर कैलकुलेट की थी, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी आपकी जो वैल्यू है वो आपके कैलकुलेट की थी। इसके अलावा इसका जो यूनिट है, मतलब इसका जो मात्रक होता है वो आपका पूछा जाता है। देखिए इसका मात्रक आपके सामने मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, कैपिटल G है। अब इसके मान की बात करें तो आपके हेनरी कैवेंडिश ने इसकी जो वैल्यू ज्ञात की थी वो आपके ज्ञात की थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे ज्ञात की थी, लेकिन आज की वैल्यू आप ध्यान रख सकते हैं, कैपिटल G होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब बात करते हैं किसी यूनिट क्या होती है, ये यूनिट के ऊपर ही बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है कि आप ये जो कैपिटल G होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसका जो मात्रक है इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। देखिए तो देखिए यहां दिख रहा है ना, ओके, ठीक है, मैं यहां आपको इसको, ठीक है, यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, यहां तक आपको दिख रहा है, ओके। तो देखिए यहां पर F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमको G की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो G को तो मैं इधर रख लेता हूं, और इधर देखिए F है, इधर जो r स्क्वायर है ये बटे में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा r स्क्वायर, और देखिए ये m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो ये आपके इसके डिवाइड में आ जाएंगे, दिख रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसकी यूनिट निकाले तो F जो होता है वो आपका होता है आपका फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन इनटू R क्या होती है डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे m1 क्या है, m1 का मतलब आपका मास है, m2 मास है, तो मास यानी कि किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो इसका जो मात्रा हो गया वो आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। बताइए समझ आया या नहीं आया, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है। तो ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, आपका सार्वत्रिक जो नियम होता है वो, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसका द्रव्यमान है m1, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान है m2, और इनके बीच डिस्टेंस है r, तो इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड आउट हो जाता हूं, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है वो आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू आपके सामने करता हूं, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है ना, देखिए ये फॉर्मूला है कैपिटल जी का। अगर इसमें फोर्स को जो लग रहा है उसकी वैल्यू आपको दी हो, आर की वैल्यू दी हो, m1 m2 की मान दी हो, तो आराम से हम जो इसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने दो न्यूमेरिकल हम करते हैं जिनमें हम पहला तो एफ याद करेंगे एक में, तो एक में हम जी है उसका मान याद करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके ऊपर प्रश्न करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, आपका जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके ऊपर हम दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके आ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आए हुए हैं वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2015, एएलपी टेक्नीशियन और जेई और आरपीएफ के 2000 जो 18 में जो एग्जाम हुए थे उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आए हैं सारे मैं आपके सामने करवाऊंगा। तो देखिए दो न्यूमेरिकल हैं जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपके आते हैं। ठीक है जी, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। ठीक है, आपको पता है लूसेंट में जो आपको जो न्यूमेरिकल हैं बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेना है तो। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ तक? ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, मान लेते हैं कि m1 है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है वो आपका है 6 × 10⁻24, यानी कि मास ऑफ अर्थ आपको दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, मान लेते हैं कि m1 है। दूसरा, चंद्रमा का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ मून। ठीक है, मून का मास है, चंद्रमा का आपको द्रव्यमान दे रखा है जो हम मान लेते हैं कि m2 है, जो कि आपको दिया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, आगे आपको बोला है कि यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो कि हमने मानी थी r, जो आपको दी गई है कि 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, 10⁵ किलोमीटर। तो आपको दिया गया है कैलकुलेट द अट्रैक्शन फोर्स बाय अर्थ ऑन द मून, यानी कि आपको पूछा गया है कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जो F होता है, F वो आपका होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहां पर देखिए G का मान हम जानते हैं, अगर आपको नहीं दिया है कोई टेंशन नहीं, याद कर लेना G की वैल्यू जो कि होती है 6.67 10⁻11 इंटू m1 आपको दिया है 6 × 10⁻24 इंटू m2 यानी कि आपको दिया है 7.4 × 10⁻22। ठीक है, और आपको जो इनके बीच दूरी दी गई है वो आपके है 3.84 × 10⁵। ठीक है, किलोमीटर सिंबल तो हम लगाते नहीं है, और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं क्या आंसर आएगा। आंसर आपका आएगा जो आएगा 2.02 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, 2.02 × 10⁻20 न्यूटन है वो आपका अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का। ठीक है, तो इतना आपका जो आपकी जो पृथ्वी होती है इतना आकर्षण बल लगाती है। ठीक है, चंद्रमा को अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का खुद का एक अलग से कक्षा होती है, चंद्रमा की कक्षा होती है, उसी कक्षा में आपके चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी कि ये अपनी अपनी एक स्थायी कक्षाओं में सारे के सारे जो ग्रह होते हैं ना वो अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसलिए कभी भी ये किसी भी दूसरे ग्रह के ऊपर जाकर टकराते नहीं है। हाँ, ये एक आपका एक निश्चित दूरी के आसपास आ जाते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो भी आपको पता है कि अलग अलग तारीखें होती है, उन पर पृथ्वी के वो आपके सूर्य के नजदीक जाती हैं, फिर आपके सूर्य से दूर हट जाती हैं, लेकिन कभी भी सूर्य के पास गिर नहीं सकती हैं। ना कोई आपका दूसरा ग्रह है वो आपके सूर्य से पास आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके लगाती है पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, नहीं तो बड़ा सिंपल सा आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसको भी हम कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि एक 40 किलो द्रव्यमान का गोला
ठीक है, दूसरे 80 किलोग्राम के गोले द्वारा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करता है। यदि दोनों गोलों के केंद्र के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो इनके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की गणना कीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या पूछना चाहता है। देखिए, आपको यह बोला गया कि एक 40 किलो का गोला है, ठीक है, यानी कि स्पेयर है जो कि 40 किलो का है। तो मान लेते हैं उसका द्रव्यमान m1 जो कि आपका है 40 किलोग्राम, ठीक है। आपको दिया कि एक दूसरा गोला है, दूसरा स्पेयर और है, जिसको हमने मान लिया कि m2 है जो कि आपका है 80 किलो का, ठीक है। आपको यह बोला गया है कि यहां पर ये एक गोला है बड़ा वाला, इस छोटे वाले गोले के ऊपर आपका एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जो कि इसके भार के बराबर है, मतलब वेट के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर दिया है कि जो फोर्स है, फोर्स वो इसके वेट के बराबर है, और वेट हम जानते हैं W बराबर होता है mg, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया इसने, इसकी वैल्यू हो गई 0.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अट्रैक्शन फोर्स आपको ये m का मान दिया है इतना, ठीक है, ये m का मान दिया है, ठीक है। तो हम g का वैल्यू और रखने हैं तो g का वैल्यू रखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, सीधी सी बात है। तो ये आपको मान दिया गया था m का, ठीक है ना, इतना आपका लगता है, ठीक है। भार के बराबर लगा तो भार से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि m इंटू जी, तो ये आपको दिया है और g से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बोला गया कि यदि दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी है वो आपके 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि जो r है वो आपका 30 सेमी है, इसको मीटर में बदलना आपको पता है, तो मीटर में बदलने के लिए भाग लगाते हैं 100 का, तो ये आपका आ जाएगा 0 और दशमलव आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि गुरुत्वीय नियतांक की गणना कीजिए, यानी कि कैपिटल G की आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पता ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, मैं आपको वापस से समझाता हूं। आपको यह बोला गया कि दो गोले हैं, ठीक है, एक का आपका जो वजन है वो 40 किलो है, दूसरा जो गोला है उसका वजन आपका 80 किलो है, ठीक है। और ये जो आपका बड़ा वाला गोला है, छोटे वाले गोले के ऊपर 0.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम भार के बराबर आपका फोर्स लगाता है, ठीक है। यानी कि आपको ये दिया गया था, ये आपका देखो, अगर भार दिया होता ना तो न्यूटन में वैल्यू दी होती, आपको इतना दिया गया था। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसके बराबर, भार के बराबर आपका फोर्स लगाता है, यानी कि भार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका जी मैंने ले लिया 10, वैसे 9.8 होता है लेकिन कैलकुलेशन इजी रहेगा, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि इनके जो केंद्र के बीच की दूरी है, मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो आपका r है जो कि आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि जो आपका जो F होता है वो आपका होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से हमको ज्ञात करना है अगर G, तो इसको हम इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो देखिए G बराबर हो गया, अब देखिए F हमारे पास जो कि F का मान हमको ये दे रखा, ठीक है, रखना है, कुछ नहीं करना। F की वैल्यू रख देंगे 0.25 इंटू 10⁻6 और इंटू आपका 10 इंटू, ठीक है, r स्क्वायर, r कहाँ है, ये रहा, यानी कि 0.3 इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन यहाँ पर m1 m2, दोनों गोला का द्रव्यमान है, एक का 40 है दूसरे का 80 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 के लगभग इक्वल आती है, लेकिन अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को, तो जी की जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 6.89 इंटू 10⁻11, और आपको होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, तो लगेगा ही। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू आपको पता है 6.67 होती है, वो आपके एवरेज वैल्यू ली जाती है, लेकिन इस केस में आपकी जो कैपिटल जी की वैल्यू आई वो 6.89 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर आई है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जो आपके पूछा जाता है।
चलिए ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी। अब चलिए इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं कई, उनको हम देख लेते हैं जो कि आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूं ये क्वेश्चन है कई शिफ्टों में आपके रिपीट हुआ है ना। तो देखिए ठीक है, आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा नियम है वो आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का पालन नहीं करता। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है वो लगता कहां है। तो ध्यान रखना कि कोई भी 2 वस्तु आप ले लो ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कोई भी 2 वस्तु ले लो, उनके ऊपर आपका जो ग्रेविटी है वो आपका लगता है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके ऊपर आपके हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमको देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। प्रश्न आएगा बताइए निम्न में से कौन सा कार्य गुरुत्वाकर्षण की घटना पर आधारित नहीं है, मतलब कौन सा कार्य है वो ग्रेविटी से नहीं होता है। ठीक है, पहला कि वह बल, ठीक है, पहला बल वह बल जो हमें बांधे रखता है। पहले मैं लिख देता हूं फिर एक एक को समझाता हूं। बांधे रखता है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, ओके ठीक है। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और चौथा, समुद्र में ज्वार भाटा आना, समुद्र में ज्वार भाटा आना। ठीक है, और देख लेते हैं अगर और कोई होता है तो। ठीक है, 4 तो ये हैं आपके, समुद्र में ज्वार भाटा आना। ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए प्रश्न कैसे आते हैं वो आपको बताओ। देखिए प्रश्न आपको बताइए निम्न में से, ये जो क्वेश्चन है ना मैं देखो ये एनसीईआरटी से आपके सामने कॉपी करके लिखा है। ये क्वेश्चन 2018 में ऐसा का ऐसा आया था और आपसे पूछा था कि बताइए निम्न में से कौन सी घटना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित नहीं है। 3 ऑप्शंस आपको यों के यों दे दिए थे, एक ऑप्शन आपको नहीं दिया था। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं ना वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित हैं। 4 घटनाएं हैं वो आपके ग्रेविटी के कारण होती हैं। कौन सा? देखिए पहला, वह बल जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है। ठीक है, यानी देखिए हम पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी से कहीं और नहीं उड़ जाते हैं, या आपको पता है वो जो बल होता है, मान लीजिए हवा तेज आई है तो हवा के या आपको चक्रवात आता है तो कुछ हद तक हम क्या होते हैं पृथ्वी पर सुरक्षित रहते हैं, है ना। हम पृथ्वी पर जो गति कर पाते हैं, पृथ्वी पर चल पाते हैं, पृथ्वी पर रहन सहन कर पाते हैं, अर्थ के ऊपर हमारे जो विशेष क्रियाकलाप होते हैं उनको कर पाते हैं, तो वो सब हम ग्रेविटी के कारण ही कर पाते हैं। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी नहीं है तो ये जो मार्कर है हाथ में नहीं रुकेगा, ऊपर जाएगा। पानी पीऊंगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी इधर ही अटका रहेगा। अगर मैं पानी की बोतलों को खाली कर दूंगा, ठीक है, वो पानी की बोतल पे जो पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा। तो हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनको करने के लिए ग्रेविटी जिम्मेदार है, यानी कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, ठीक है, बांधे रखता है पृथ्वी की सतह पर हमको, तो वह का होता है ग्रेविटी। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो होती है, यानी कि आपके जो सन होता है उसके अराउंड जो आपके ग्रह होते हैं, ठीक है, प्लैनेट जो होते हैं वो आपके अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वो ग्रेविटी के कारण ही लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, यानी कि आपको होता है पृथ्वी होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा होता है, वो गति करता रहता है लेकिन वो उसके ऊपर गिरता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी होती है, चंद्रमा की खुद की भी ग्रेविटी होती है, इस वजह से चंद्रमा खुद पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी खुद चंद्रमा को खींचती है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर कभी भी गिरते नहीं है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो ग्रह भी आपके सूर्य को खींचते हैं अपनी ओर, सूर्य भी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। तो एक मेंटेनेंस बना होता है, इसकी वजह से ना तो सूर्य आपके ग्रहों के ऊपर गिर पाता है, ना आपका ग्रह होता है वो सूर्य के ऊपर गिर पाता है, जो मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन किया था।
और लास्ट है समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है वो इसकी वजह से आता है। टाइड जो आता है आपके समुद्र में, कैसे? आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है उसमें जो लहरें होती हैं वो उठ जाती है ना, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जो लहरें होती है पानी का, जो पानी में लहरें उत्पन्न हो जाती है, पानी ऊपर उठ जाता है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। और वो आपके पृथ्वी और सूर्य, आपके पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों घटनाएं थी वो आपके ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती हैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। कल हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के आगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, केपलर ने क्या नियम दिए थे, और उसके बारे में आगे की जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 3 दिन लगेंगे गुरुत्वाकर्षण क्लासेस में, क्योंकि ये टॉपिक है ना थोड़ा सा अच्छा है और क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो गाइस आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी सजेशन नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।